हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और करियर विथ डीके चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आज उन सभी क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आया हूं जो 1 अगस्त 2023 को बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम प्रिपरेशन ग्रुप में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चंस है हमारे पास कि चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उज्जैन। उज्जैन में है महाकालेश्वर मंदिर। तो यह आप देख सकते हैं उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है उसका फ़ोटो। काफ़ी सुंदर मंदिर है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं पंकज मित्तल को। तो सही आंसर डी होगा। इनका फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये हैं पंकज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बने हैं? तो सीडीएस जो भारत के सेकंड सीडीएस बने हैं वे अनिल चौहान बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये उनका तस्वीर है अनिल चौहान जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो आंसर है इसका भगत सिंह, यानी भगत सिंह के नाम पे चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा गया है इनके नाम पर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं मनोज सोनी। मनोज सोनी का फोटो आप देख सकते हैं, ये हैं मनोज सोनी जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में किनके द्वारा मिशन 5.0 पौधारोपण की शुरुआत की गई है? तो ये नीतीश कुमार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है बिहार को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में की बिक्री में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमीर सुबहानी को। ये उनका तस्वीर है अमीर सुबहानी का। मराठा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ क्या था? तो चौथ था मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर, यानी ये हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिवाजी के शासनकाल में किस दर से सरदेश मुखी वसूल किया जाता था? तो सरदेश मुखी जो था वो अपने राज्य के प्रजाओं द्वारा लिया जाता था और ये 1/10 होता था। वही चौथ अन्य जगहों से लिया जाता था, जो उनके क्षेत्र में नहीं आते थे वहाँ के लोगों से लिया जाता था चौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? तो ये हुई थी सालबाई की संधि द्वारा, जो कि 1782 ईस्वी में हुआ था। 1782 ईस्वी में हुआ था सालबाई की संधि। वहीं इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुआ था और वसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, ये इसका सही आंसर है। यानी वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुआ था, जिसमें फ्रेंच का बिल्कुल ही सफाया हो गया था। वे इस युद्ध के बाद फ्रेंच राजनीति में ना आकर सिर्फ व्यापार से मतलब रखते थे और ब्रिटिश ने डच को हराया था ये बेदरा के युद्ध में। बेदरा का युद्ध जो कि इससे जस्ट 1 साल पहले यानी कि 1759 ईस्वी में हुआ था।
अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस अवधारणा का शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा किया गया था और भारत में इसे लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो ये फ्रांसिस डे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हुआ था और ये माना जाता है कि 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद ही भारत की राजनीति में इनका पदार्पण हुआ अंग्रेज़ों का, और तभी से हमारा देश एक गुलामी की जंजीर में जकड़ गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो जाहिर सी बात है ये रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने ये ब्रिटिश के लिए एक तरह से बहुत ही फायदेमंद साबित हुए थे, क्योंकि ये भारत की राजनीति में इन्होंने दखलंदाजी दी प्लासी के युद्ध को जीतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो यह है प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? तो हम यहाँ पे सभी का सबसे बाद में क्या हुआ था, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हड़प नीति, ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाया गया था, शुरुआत किया गया था इसे, लॉर्ड डलहौजी। वहीं बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में हुआ था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1798 ईस्वी में चलाया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 ईस्वी में, और अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में चलाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो ये आया 1906 ईस्वी के बाद। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति का अधिकतम सीमा क्या होता है? तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी तीनों क्षेत्राधिकार इसके पास है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो नीति आयोग जो है जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था और यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करने वाली संस्था है, यानी एक परामर्शदात्री संस्था है ये। अगला प्रश्न है, यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? तो ये लेखा अनुदान के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का काम कर सकती है वह है, इसका सही आंसर है SLR
एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यह वह न्यूनतम राशि होता है जिसे बैंकों को कैश के रूप में रखना पड़ता है ताकि हम मुसीबत के समय में वे लोगों को कैश दे सके। और जो CRR है, CRR ये आरबीआई में रखा हुआ पैसा होता है। आरबीआई भी कुछ परसेंटेज बैंकों का अपने पास रख लेती है और जिसे CRR कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? तो कृत्रिम मुद्राएं, इसमें SDR सही आंसर है, SDR, क्योंकि SDR जो है ये व्यवहार में चलने वाली मुद्रा नहीं होती है। इसे IMF द्वारा सिर्फ हिसाब किताब के लिए अपने पास रखा जाता है और इसे लेखा मुद्रा, पेपर मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा भी कहा जाता है। लेखा मुद्रा, पेपर मुद्रा और कृत्रिम मुद्रा भी कहा जाता है। तीन नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। मैप के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा प्यारा सा भारत है। कहीं से पुराना मैप हमें मिल गया था तो हम लगा दिए यहाँ पे। ये भारत हमारा जो है प्रायद्वीपीय भारत, नीचे का हिस्सा, ये 3 वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। ये है बे ऑफ बंगाल, सी ऑफ बंगाल, और ये अरेबियन सी है, अरब सागर, और नीचे हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन। तो हमारा जो लक्षद्वीप है यहाँ पे यानी कि अरब सागर में स्थित है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपका बे ऑफ बंगाल में इधर स्थित है। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत स्थित है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। अगर हम पृथ्वी की स्थिति को देखें तो ये होता है विषुवत रेखा 0 डिग्री, और हमारा जो भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ है, यानी 8 डिग्री उत्तर। तो ये उत्तर की तरफ हुआ, यहाँ पे इसका पोजीशन है। हमारा भारत यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ स्टील है, और प्रत्यास्थता होता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देने पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पुनः पहले की स्थिति में वापस आ जाती है तो उसे प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण G/6 हो तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो एक चीज़ हम यहाँ पर बताएंगे कि द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान यानी जो पदार्थ में जो द्रव्य की मात्रा है वो हर जगह बराबर होगी, चाहे वह कहीं भी चले जाए, मून पे चले जाएँ, मार्स पे चले जाए, या अंतरिक्ष पे चले जाएँ, या धरती पर हैं, द्रव्यमान हर जगह बराबर ही होता है। तो अगर वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है धरती पे तो चंद्रमा पर भी 100 kg ही होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगर भार पूछा जाता तो भार चंद्रमा पे 1/6 गुना कम हो जाता है, और अंतरिक्ष में भार जो है बिल्कुल ही 0 हो जाता है। अगला प्रश्न है, सभी कवक सदैव होते हैं? तो सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो जो वृक्ष के छालों पर कवक उगते हैं उसे कोटिकोलस कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो जो गोबर पर कवक उगते हैं उसे कोप्रोफिलस कहा जाता है। कोप्रोफिलस, गोबर पर उगने वाले कवक। अगला क्वेश्चन गणित से है और इसका सही आंसर होगा 9.3। देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। 3 टाइम्स 10.3 10.3 10.3 3 टाइम्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10.3 का होल क्यूब, और 1 है तो 1 का होल क्यूब करेंगे तो वो उतना ही आएगा। इससे अगर हम सॉल्व करें तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो सूत्र होता है उस पर ए माइनस बी यानी 10.3 माइनस 1, और फिर ए स्क्वायर यानी 10.3 का होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी इन दोनों का गुना, तो इन दोनों का गुना 10.3 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो हम देख रहे हैं कि 10.3 माइनस 1 और ये जो हमारा टर्म आया वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो ये टर्म से ये टर्म नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ऊपर बचेगा 10.3 माइनस 1 यानी कि 9.3। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो सूत्र होता है उसे यहाँ पे यूज किया गया है। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इसी पे ये सॉल्व हुआ है। वहीं ए क्यू प्लस बी क्यू का जो सूत्र होता है वो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा है जो शब्द है जो साइकोलॉजी से बन सकता है? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं GLUCOAC, तो इसमें साइकोलॉजी में यू कहीं है ही नहीं, तो ये तो बनेगा नहीं। दूसरा है अपोलॉजी, अपोलॉजी इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो अक्षर है इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बन पाएगा। PSYCHE, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ई वाला जो वर्ड है इसमें नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा स्कूल। और हम यहाँ देखेंगे एस भी मौजूद है, सी भी मौजूद है, यहाँ पे एच भी है, डबल ओ भी है यहाँ और एल भी मौजूद है, इसलिए डेफिनेटली हमारा स्कूल ही आंसर होगा। तो इसके साथ ही 4 जुलाई 1 अगस्त का जो भी क्वेश्चंस था ग्रुप में डिस्कस किया गया, सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रख दिए हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर इस वीडियो को इससे कुछ सीखने को मिला होगा तो एक लाइक ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।